हॉरर कहानियां थी। इंतजार खत्म हुआ। शहर के बाहरी इलाके में बनी एक कॉलोनी में एक घर था। इस घर में पिछले 6 महीने से कोई नहीं रहता था। घर काफी खूबसूरत था, लेकिन कई महीनों से बंद रहने की वजह से खंडहर जैसा लगने लगा था। आधी रात का वक्त था। उस घर के पिछले हिस्से की दीवार पर एक साया सा घूम रहा था। आसपास के लोगों ने पहले भी कई बार वहां पर किसी अनजान साये को घूमते देखा था। और फिर एक दिन सुबह के वक्त सुमेर अपनी पत्नी नीलिमा और बेटे रजत के साथ उस घर में रहने के लिए पहुंचा। अरे नीलिमा, चलो घर में रहने से पहले एक पूजा करवा लेते हैं। सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है पहले घर की सफाई करवा लेनी चाहिए। सुमेर अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद रजत घूमते घूमते घर के पीछे के हिस्से में पहुंच जाता है। तभी उसे एहसास हुआ जैसे घर की पिछली दीवार के दूसरी तरफ से 2 आंखें उसे घूर घूर कर देख रही हो। रजत जोर से चीखता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर सुमेर और नीलिमा दौड़कर वहां आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम चिल्ला क्यों रहे थे? वो पापा, वहाँ कोई है। सुमेर आगे बढ़कर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी नीलिमा को ऐसा लगता है जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। वो चौंक कर पीछे देखती है, पर वहां कोई नहीं होता। नीलिमा बुरी तरह घबरा जाती है। उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। अरे तुम लोग बेकार में ही डर रहे हो। कोई नहीं है यहाँ। मैं आज ही पंडित से बात करता हूँ। हम पूजा करवाते हैं। कभी कभी ज्यादा दिन से खाली पड़े घर में ऐसा अजीब सा लगने लगता है। हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं। अगले दिन सुमेर अपने घर की सफाई करवाने के लिए एक हेल्पर को बुलाता है। जिस वक्त हेल्पर घर के एक कमरे में सफाई कर रहा होता है, उसी वक्त उसे एक दबी दबी सी आवाज कहीं से आती हुई सुनाई देती है। आ गए तुम? आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये आवाज कैसी? और ये जमीन में गड्ढा कैसा है? मुझे यहाँ से निकालो। मुझे यहाँ घुटन होती है। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है मैं बहुत ही थक गया हूँ। तभी हेल्पर को उस गड्ढे में से हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं और कमरे के एक कोने में राख भी पड़ी हुई मिलती है। जैसे ही वो हेल्पर उन हड्डियों के टुकड़े हाथ में उठाता है, अचानक से उसके सामने एक काला साया आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर हेल्पर चीखते हुए वहां से भाग खड़ा होता है। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? और कहां भाग रहे हो? कोई तो है इस घर में। आप भी भाग जाओ यहाँ से। थोड़ी देर के बाद पंडित जी पूजा करवाने सुमेर के घर आते हैं। जैसे ही पूजा शुरू होती है, तभी वहां एक काली बिल्ली सबके ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। इसे यहाँ से हटाइए। सुमेर उस काली बिल्ली को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुमेर के ऊपर झपट पड़ती है और उसे खरोंच लेती है। उसके बाद वो काली बिल्ली बड़े ही भयानक तरीके से आवाजें करने लगती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। पंडित जी, आप पूजा शुरू करवाइए ना। पंडित जी जैसे ही दोबारा पूजा शुरू करते हैं, अचानक से वहां रखा पूजा का कलश टूट जाता है। अरे ये क्या हुआ? इस घर में जरूर किसी का बुरा साया है। मैं यहाँ अब एक और मिनट नहीं रुक सकता। इस घर में कुछ तो गलत है इस घर में। मैं जा रहा हूँ मैं। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। अचानक हुई इस घटना से सुमेर, नीलिमा और रजत तीनों ही बुरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन सुमेर को लगता है कि यह सब पंडित का वहम है, और इसलिए वो किसी भी तरह नीलिमा और रजत को भी समझा लेता है। रात के वक्त जब सुमेर, नीलिमा और रजत अपने कमरे में सोए हुए होते हैं, तो अचानक से रजत को एहसास होता है जैसे उसके बिस्तर पर उसके ठीक बाजू में कोई लेटा हुआ है। पापा आप है क्या? आप यहाँ अचानक से क्या कर रहे हैं पापा? रजत को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे सुमेर उसके पास लेटा हुआ है, लेकिन बार बार आवाज देने पर भी जब कोई हलचल नहीं हुई,
तो रजत ने घबराते हुए कमरे की लाइट ऑन की। तभी उसने देखा कि उसके बिस्तर पर उसके ठीक बाजू में एक जली हुई लाश पड़ी हुई है। रजत बुरी तरह से चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह जाती है। वो जितना जोर से चिल्लाने की कोशिश करता, उसकी आवाज उसके गले में दब कर रह जाती। वो लाश रजत की आंखों के सामने पड़ी हुई होती है। वो लाश एक बुजुर्ग आदमी की थी। देखते ही देखते रजत डर से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब नीलिमा और सुमेर की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि रजत अपने बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। सुमेर, ये हमारे बेटे को क्या हुआ है? उठो रजत, उठो बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, अब तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगने लगा है। जब से इस घर में आए हैं कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया। सुमेर, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। शायद इस घर में कोई तो परेशानी है। पंडित जी ठीक कह रहे थे। लेकिन नीलिमा, इतनी जल्दी हम दूसरा घर कहाँ से ढूंढेंगे? कम से कम 2-4 दिन का समय तो चाहिए ना। नीलिमा और सुमेर रजत को होश में लेकर आते हैं। क्या हुआ बेटा? तुम बेहोश क्यों हो गए थे? क्या हुआ था तुम्हें? क्या कोई बुरा सपना देखा था या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? और अगर कोई बात थी भी तो तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? मम्मी, पापा, कल रात को यहाँ मेरे बिस्तर पर मैंने किसी की डेड बॉडी देखी। पागल हो गए हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो? डेड बॉडी? तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा बेटा। नहीं पापा, मैं ठीक कह रहा हूँ। कोई था यहाँ पर, मेरे ठीक बाजू में लेटा हुआ था। जहां एक तरफ नीलिमा और सुमेर अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं रजत के बिस्तर के ठीक नीचे उसी बुजुर्ग आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जिसे किसी ने भी नहीं देखा। मैं रसोई में जाकर चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ खाएगा पिएगा तो इसकी तबीयत ठीक होगी। नीलिमा जैसे ही रसोई में पहुंचती है और फ्रिज से दूध निकालती है तो देखती है कि धीरे धीरे दूध का रंग लाल होने लगा। ये क्या हो रहा है? ये दूध अचानक से लाल क्यों हो गया? आखिर बात क्या है? नीलिमा के हाथ से दूध का बर्तन छूटकर नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर सुमेर दौड़ते हुए रसोई में आता है। क्या हुआ नीलिमा? क्या हुआ? इससे पहले कि नीलिमा सुमेर के सवाल का कोई जवाब देती, वही काली बिल्ली दौड़ते हुए वहां आती है और सहमा देने वाली नजरों से सुमेर और नीलिमा को घूरने लगती है। वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। वो बिल्ली दूध चाट चाट कर पीने लगती है और देखते ही देखते उस बिल्ली की मौत हो जाती है। सुमेर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम अभी के अभी अपना सामान बांधकर इस घर से बाहर निकल जाएंगे। ये बहुत मनहूस है, ये घर बहुत मनहूस है। यहाँ पर जरूर किसी का बुरा साया है। सुमेर, नीलिमा और रजत अपने घर का सारा सामान धीरे धीरे पैक करते हैं। घर का सामान पैक करते करते उन्हें काफी देर हो जाती है और धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। नीलिमा, सारा सामान पैक हो चुका है। कल सामान वाला ट्रक आकर सामान ले जाएगा, लेकिन हम रात को इस घर में नहीं रुकेंगे। आप ठीक कहते हैं पापा, सामान भले ही कल आ जाएगा, लेकिन हम आज रात इस घर में नहीं सोएंगे। हाँ, हम किसी होटल में चलते हैं। अब जैसे ही वो तीनों घर से बाहर निकलने लगते हैं, अचानक से घर की लाइट चली जाती है और कुछ अजीब अजीब सी आवाजें उस घर में जोर जोर से गूंजने लगती है। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे वर्षों से तुम्हारा इंतजार था। मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। वो आवाज सुनते ही सुमेर, रजत और नीलिमा की डर से हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगते हैं। मैंने आपसे कहा था, यहाँ कोई तो है। हमें किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से जाना होगा। अब जैसे ही तीनों घर के बाहर निकलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही अचानक घर के खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं और अचानक धुआं निकलने लगता है, जिसकी वजह से उन तीनों का दम घुटने लगता है। पापा, लगता है आज हम में से कोई नहीं बचेगा। ये बुरी आत्मा हमें मार डालेगी। तभी अचानक से वो तीनों देखते हैं
कि उनकी आंखों के सामने एक बुजुर्ग आदमी आकर खड़ा हो जाता है। कौन है आप और क्या चाहते हैं? पापा पापा, ये वही आदमी है जिसकी डेड बॉडी मैंने कल रात को अपने बिस्तर पर देखी थी। क्या मतलब? लेकिन ये तो हमारी आंखों के सामने खड़ा है बेटा, ये जिंदा है, इसकी डेड बॉडी कैसे हो सकती है? तुम्हारा बेटा ठीक कह रहा है। कल रात को मैं उसके पास था और ये भी सच है कि मैं मर चुका हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप मर चुके हैं तो हमें नजर क्यों आ रहे हैं? और आप हमसे क्या चाहते हैं? 6 महीने पहले मेरी इस घर में रहते रहते मौत हो गई। मेरा एक बेटा है जो विदेश में नौकरी करता है। मैं बहुत बीमार हो गया था। मैंने अपने बेटे से कई बार कहा कि वो एक बार मेरे पास आ जाए, मेरा इलाज करवा दे, लेकिन वो नहीं आया वो। लेकिन क्यों नहीं आया आपका बेटा? उसे आना चाहिए था। अगर आप इतनी बीमार हालत में थे तो यहाँ पर आना उसकी जिम्मेदारी थी। मैं मर गया। मेरी आखिरी सांस तक मेरा बेटा मुझसे मिलने तक नहीं आया। कहता था विदेश से यहाँ आने में बहुत खर्चा होता है और वो मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। तभी से मेरी आत्मा इस घर के अंदर कैद है। मैं अपनी मुक्ति के लिए तड़प रहा हूँ। लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? प्लीज हमें जाने दीजिए। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। जानता हूँ तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। कल रात को तो मैं तुम्हारे बेटे के पास भी बस इसीलिए गया था क्योंकि उसे देखकर मुझे अपने पोते की याद आ गई। तुम बस मेरा एक काम कर दो। घर के पिछले हिस्से में जो कमरा है वहां पर मेरी अस्थियां हैं, उन्हें विसर्जित कर दो ताकि मेरी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। नीलिमा, आप चिंता मत करिए। अगर आपकी बेटी ने इस उम्र में और इस बीमारी में आपकी मदद नहीं की, आपसे मिलने नहीं आया, तो कोई बात नहीं। हम तो है ना, हम आपकी आत्मा को शांति दिलाएंगे। मैं वादा करता हूँ फिर दोबारा कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा। लेकिन हो सके तो मेरे बेटे को जरूर बताना कि उसके बाप ने उसके इंतजार में दम तोड़ दिया।